हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्षों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह विषय भी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष 1744 से 1763 ईस्वी के मध्य अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच दक्षिण भारत में 3 युद्ध लड़े गए थे, जो इतिहास में कर्नाटक युद्धों के नाम से जाने जाते हैं। ये जो 3 युद्ध कर्नाटक में लड़े गए थे, इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के बीच लड़ा गया था और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था 1756 से 1763 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी संघर्षों की पृष्ठभूमि में अंतर्निहित कुछ प्रमुख तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि इस विषय को समझने में आसानी हो। और ये तथ्य जो हैं प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी संघर्षों के कारणों, इसके परिणामों, इन युद्धों में फ्रांसीसियों की हार, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जो मुख्य परीक्षाओं और विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जो लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के पृष्ठभूमि में अंतर्निहित कुछ प्रमुख तथ्यों पर सबसे पहले हम लोग विचार करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विपरीत जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी, वो 1664 ईस्वी में हुई थी। जैसा कि आपको पता है कि 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जबकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। और इसका उद्देश्य जो था कि पूर्वी देशों के साथ, जिसमें भारत भी शामिल था, उससे व्यापार करने के उद्देश्य से इस कंपनी की स्थापना हुई थी। लेकिन जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह फ्रांसीसी सरकार का एक व्यापारिक उपक्रम था। अर्थात फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वह फ्रांसीसी सरकार की एक कंपनी थी, अर्थात यह एक सरकारी कंपनी थी। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वह एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, जिसकी स्थापना ब्रिटेन के कुछ धनी व्यापारियों ने एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में किया था, संयुक्त पूंजी उपक्रम के रूप में किया था। अगर संसाधनों की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी कंपनी से अधिक बेहतर स्थिति में थी और यहाँ तक कि यह ब्रिटिश सरकार को ऋण भी उपलब्ध कराती थी और सरकार से सहूलियतें भी इसको प्राप्त होती थी ब्रिटिश सरकार से। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार प्रदान किया था, जिसका समय समय पर रिन्यूअल भी होता रहता था। आगे देखें। जैसा कि आपको पता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 20 मार्च 1602 ईस्वी में ही हो चुका था और इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए संस्थाबद्ध तरीके से फ्रांस का जो प्रयास था, यूरोपीय देशों में सबसे बाद में हुआ। अर्थात फ्रांसीसी भारत से संस्थागत रूप में व्यापार करने के लिए सबसे बाद में आए थे। जब वो भारतवर्ष में आए तो इन्होंने भी जो है सो
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। इस पर एक नज़र डालते हैं हम लोग। तो प्रथम फ्रांसीसी कोठी की स्थापना जो हुई थी उसे फ्रैंको कैरो ने किया था और सूरत में किया था 1668 ईस्वी में। तो प्रथम फ्रांसीसी कोठी की स्थापना फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में किया गया था। यह प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरी कोठी की स्थापना 1669 में मुसलीपट्टनम में किया था फ्रांसीसियों ने। 1690 के आसपास पूर्वी भारत में चंद्रनगर में फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना फ्रांसीसियों ने की। 1725 में मालाबार तट पर माहे में और 1739 ईस्वी में पूर्वी तट पर कारिकल में फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य कोठियों की भी स्थापना फ्रांसीसियों ने भारतवर्ष में किया था। आगे बढ़ें। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि फ्रांसिस मार्टिन, इसने 1674 में पौंडीचेरी में व्यापारिक कोठी की स्थापना की और इस पौंडीचेरी को उसने मद्रास के समतुल्य नगर के रूप में स्थापित किया। जैसा कि आपको पता है कि मद्रास में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी थी, तो इसकी तुलना में उन्होंने पांडिचेरी की स्थापना की। पांडिचेरी नगर को इस रूप में विकसित किया ताकि वह मद्रास को चुनौती दे सके बराबर की। बाद में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने अपनी राजधानी बनाया। आगे बढ़ें। लेकिन 18वीं सदी के आरंभ तक पुर्तगालियों, जो कि सबसे पहले भारत से व्यापार करने के लिए आए थे, तो पुर्तगालियों एवं डचों की जो शक्ति थी वह क्षीण हो चुकी थी। यूरोपीय देशों में से केवल फ्रांस ही भारत में अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक प्रतिद्वंदी रह गया था। नतीजतन अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। दोनों एक दूसरे को भारत के लाभदायक व्यापार से हटा करके अपना एकाधिकार करना चाहते थे और इस प्रकार व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ही जो थी वह इनके मुख्य संघर्ष का मुख्य कारण था। अर्थात आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के मूल में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा अंतर्निहित थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग कर्नाटक की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर थोड़ी चर्चा कर लें। तो मुगलों का जो दक्षिणी सूबा था वह हैदराबाद था और यहाँ निजामों का शासन था। औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हुई तो यहाँ निजामुल मुल्क आसफ जाह का शासन था। ये आसफ जाह हैदराबाद का निजाम था, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। हालांकि सैद्धांतिक सर्वोच्चता मुगलों की अभी भी बरकरार थी। दूसरा जो कर्नाटक का प्रदेश था वो हैदराबाद सूबे के अंतर्गत था और इस प्रकार जो कर्नाटक का प्रदेश था वह निजामों के अधीन था। कर्नाटक का नवाब उस समय दोस्त अली था और यह फ्रांसीसियों के सहयोग से नवाब बना था। कर्नाटक का कर्नाटक प्रदेश के त्रिचनापल्ली में एक हिंदू राज्य था और यहाँ के राजा की मृत्यु होने के बाद कर्नाटक के नवाब दोस्त अली के दामाद चांदा साहब ने इस पर अधिकार कर लिया। तो हैदराबाद में आसफ जाह निजाम का शासन था, कर्नाटक में दोस्त अली नवाब था और कर्नाटक के अंतर्गत जो त्रिचनापल्ली का राज्य था वहां चांदा साहब ने अधिकार कर लिया जो दोस्त अली का दामाद था। आगे बढ़ते हैं। अब 1740 में कर्नाटक पर मराठों का आक्रमण हुआ। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसमें जो कर्नाटक का नवाब था दोस्त अली वह मारा गया और दोस्त अली का पुत्र था सफदर अली, इसने मराठों को धन दे करके नवाब बन गया कर्नाटक का। बाद में सफदर अली के चचेरे भाई थे
जो था मुर्तजा अली चचेरा भाई, इसने सफदर अली की हत्या कर दी और स्वयं नवाब बन गया। लेकिन मुर्तजा अली जब नवाब बना तो जनता ने विद्रोह कर दिया। तो जनता के विद्रोह के कारण मुर्तजा अली ने सत्ता छोड़ दी और मुर्तजा अली का पुत्र मोहम्मद अली, जो उस समय अल्पवयस्क था, वह कर्नाटक का नवाब बना। जब मुर्तजा अली ने कर्नाटक में विद्रोह करके ये सफदर अली की हत्या करके जब नवाब बन गया, बाद में जनता के विद्रोह के कारण वह जो है सो सत्ता छोड़ दिया और जब उसका पुत्र मोहम्मद अली नवाब बना कर्नाटक का, तब हैदराबाद के निजाम ने कर्नाटक की राजनीति में हस्तक्षेप किया और अनवरुद्दीन इसको मोहम्मद अली का संरक्षक नियुक्त किया। लेकिन अनवरुद्दीन भी जो था उसने बाद में मोहम्मद अली, जो अल्पवयस्क पुत्र था मुर्तजा अली का, उसकी हत्या करके खुद कर्नाटक का नवाब बन गया। 1741 में मराठों ने त्रिचनापल्ली पर भी आक्रमण कर दिया और चांदा साहब जो त्रिचनापल्ली पर अधिकार किया था उसको बंदी बना करके वे सतारा लेकर के चले गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध पर चर्चा करते हैं, जो 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। तो इस युद्ध के समय जो दक्षिण भारत की राजनीतिक परिस्थितियां थी, उसके अंतर्गत हैदराबाद का जो निजाम था आसफ जाह था और कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक में लड़ा गया यह प्रथम युद्ध था, जो वस्तुतः 1740 में ऑस्ट्रिया की महारानी मेरिया थेरेसा के उत्तराधिकार को लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य यूरोप में छिड़े युद्ध का विस्तार मात्र था। इसका भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस समय जो फ्रांसीसी भारतीय गवर्नर था वह डुप्ले था, जो अपनी सैनिक दुर्बलता के कारण अंग्रेजों से कोई संघर्ष नहीं चाहता था। डुप्ले को पता था कि वह सैनिक दृष्टिकोण से अंग्रेजों से कमजोर है, तो वह लड़ाई नहीं चाहता था। लेकिन इसी समय बार्नेट, जो एक ब्रिटिश सेनापति था, इसके नेतृत्व में अंग्रेजी समुद्री बेड़े ने फ्रांसीसी जहाज़ों पर आक्रमण कर दिया और तब डुप्ले जो है सो युद्ध करने के लिए मजबूर हो गया। आगे बढ़ें। तब डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डने के सहयोग से बंगाल की खाड़ी में ब्रिटिश नौसैनिक बेड़े को खदेड़ दिया और बाद में मद्रास पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, फ्रांसीसियों ने मॉरिशस में भी अपना उपनिवेश स्थापित किया था और जो मॉरिशस का जो फ्रांसीसी गवर्नर था उस समय वह ला बोर्डने था। तो डुप्ले ने ला बोर्डने को मॉरिशस से बुलाया और ला बोर्डने ने अंग्रेजी बेड़े पर, नौसैनिक बेड़े पर आक्रमण करके बंगाल की खाड़ी से हुगली की तरफ खदेड़ दिया उनको और बाद में दोनों ने मिलकर के मद्रास पर घेरा डाला और मद्रास पर अधिकार कर लिया। मद्रास पर अधिकार करने के बाद डुप्ले और ला बोर्डने के बीच मतभेद होने लगा, दोनों में मतभेद हो गया। तो ला बोर्डने जो था उसने अंग्रेजों से संधि कर ली और एक मोटी रकम लेकर के मॉरिशस वापस लौट गया। तब डुप्ले ने, जो इसने संधि की थी अंग्रेजों से, ला बोर्डने ने उस संधि को तोड़ करके मद्रास पर पुनः अधिकार कर लिया डुप्ले ने। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय में एक अन्य महत्वपूर्ण युद्ध है सेंट टॉमे का युद्ध। इसे आप देखें, जो 1746 ईस्वी में लड़ा गया था। अब जब मद्रास पर डुप्ले का अधिकार हो गया, फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया, तो मजबूर होकर के अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब से सहायता की मांग की, अनवरुद्दीन से। तो अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में
लगभग 10,000 की सेना फ्रांसीसियों के विरुद्ध भेजी। उस समय फ्रांसीसी सेनापति पैराडाइज था, जो लगभग 200 सैनिकों फ्रांसीसी सैनिकों के साथ मुकाबला किया और अडयार नदी के तट पर सेंट टॉमे में यह लड़ाई लड़ी गई, जिसमें अनौरुद्दीन कर्नाटक के नवाब की सेना हार गई। आगे बढ़ते हैं। तो ये सेंट टॉमे का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग 200 फ्रांसीसी सैनिकों ने कर्नाटक के नवाब की 10,000 की सेना को परास्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सला-सेपल की संधि पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो 1748 ईस्वी में हुई थी। तो यूरोप में एक्सला-सेपल की संधि के साथ ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था ऑस्ट्रिया का, वह समाप्त हो गया। इस संधि में ब्रिटेन और फ्रांस के भारतीय प्रदेशों के लिए भी व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत मद्रास अंग्रेजों को सौंप दिया गया तथा इसके बदले फ्रांस को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग प्राप्त हुआ। अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध के जो परिणाम हैं उस पर अगर हम देखें तो इस युद्ध का राजनीतिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत की राजनीतिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इस युद्ध से। जो मद्रास फ्रांसीसियों ने जीता था वह एक्सला-सेपल की संधि से पुनः जो है सो ब्रिटेन को प्राप्त हो गया था। लेकिन फिर भी प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो 3 महत्वपूर्ण प्रभाव माने जा सकते हैं। पहला कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने स्वयं को भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया इस युद्ध के माध्यम से। दूसरा, यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित थोड़े से सैनिक हजारों भारतीय सैनिकों से श्रेष्ठ हैं। यह सेंट टॉमे के युद्ध से साबित हुआ। तीसरा कि दक्षिण के जो छोटे छोटे राज्य थे अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी गवर्नरों से उनकी सहायता प्राप्त करने को उद्यत हो गए तथा इसके बदले उन्हें अधिक से अधिक रकम और सहूलियतें देने के लिए तैयार हो गए, जो भारतवर्ष में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों को विस्तार का एक अवसर प्रदान किया। और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में नौसैनिक शक्ति का महत्व भी स्थापित हुआ, अर्थात नौसेना जिसकी सशक्त होगी वह ज्यादा मजबूत होगा। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध के कुछ परिणाम थे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संबंध में चर्चा करेंगे, जो 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। तो सबसे पहले इस युद्ध की पृष्ठभूमि को पर एक नजर डालते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के विपरीत कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में यूरोप की परिस्थितियों का कोई योगदान नहीं था, बल्कि यह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित था। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण जो यूरोप में शुरू हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य युद्ध, तो भारत में भी दोनों लड़े थे और प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कोई भी यूरोप की किसी भी परिस्थितियों का योगदान द्वितीय कर्नाटक युद्ध में नहीं था। जो डुप्ले था वह उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा चरम पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो उसे सफलता प्राप्त हुई थी, तो अब डुप्ले यह सोचने लगा था कि भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करे और अधिकाधिक लाभ जो है सो वो प्राप्त करे और फ्रांसीसी क्षेत्रों का विस्तार करे। इसका अवसर उसको हैदराबाद, कर्नाटक और तंजौर में प्रारंभ हुए उत्तराधिकार के संघर्ष से प्राप्त हो गया। तो आइए देखें कैसे कि डुप्ले ने इन उत्तराधिकार के संघर्ष जो हैदराबाद, कर्नाटक और तंजौर में प्रारंभ हुए थे उसका लाभ उठाने का प्रयास किया। सबसे पहले हम लोग तंजौर की परिस्थितियों
पर विचार करें तो तंजौर की गद्दी के लिए शाहजी और प्रताप सिंह के बीच संघर्ष शुरू हुआ। अंग्रेजों ने शाहजी की सहायता का वचन दिया और तंजौर पर आक्रमण कर देवी कोटाई पर अधिकार कर लिया। जब देवी कोटाई पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तब प्रताप सिंह जो था, जो वहां का शासक था तंजौर का, उसने अंग्रेजों से संधि कर ली और देवी कोटाई के निकट की जमीन भी, जिसकी आय 36,000 रुपये थी, अंग्रेजों को दे दिया। अब अंग्रेज संतुष्ट हो गए और उन्होंने पाला बदल लिया और शाहजी को धोखा दे दिया और शाहजी को पेंशन याफ्ता बना दिया। तो यह तंजौर की परिस्थिति थी। अब हैदराबाद पर एक नजर डालें तो 21 मई 1748 को निजाम आसफ जाह की मृत्यु हो गई और इसका पुत्र नासिर जंग हैदराबाद का नवाब बना। आसफ जाह की पुत्री का एक पुत्र था मुजफ्फर जंग। इसने हैदराबाद की गद्दी पर दावा प्रस्तुत किया। इसका कहना था कि मुगल शासक ने हैदराबाद सूबे का उसे सूबेदार नियुक्त किया है, मुजफ्फर जंग को। तो अब हैदराबाद के निजाम पद के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। आगे बढ़ें। अब हम लोग कर्नाटक की राजनीतिक परिस्थिति पर विचार करें तो कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था, जबकि जो कर्नाटक का पूर्व नवाब था दोस्त अली, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, उसका जो दामाद था चंदा साहब, यह कर्नाटक का नवाब बनना चाहता था, लेकिन अभी भी वह मराठों की कैद में था। अतः मुजफ्फर जंग जो है वह सतारा गया, जहां चंदा साहब मराठों की कैद में था। तो सतारा जाकर के मुजफ्फर जंग ने चंदा साहब से आपस में समझौता कर लिया और फिर इन दोनों का डुप्ले के साथ एक गुप्त समझौता हुआ। तब डुप्ले ने चंदा साहब को मराठों की कैद से मुक्त करवाया। अब अंबर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध है। तो डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1749 अगस्त 1749 ईस्वी में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया डुप्ले ने। अनवरुद्दीन का जो पुत्र था मोहम्मद अली, यह त्रिचनापल्ली भाग गया। तो अंबर का युद्ध जो हुआ था, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन की सेना के साथ जो संघर्ष हुआ वह अंबर में हुआ था और इस युद्ध में पराजय के बाद अनवरुद्दीन मारा गया और कर्नाटक का नवाब चंदा साहब बन गया। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फर जंग जो था वह भी डुप्ले के सहयोग से हैदराबाद का निजाम बन गया। तो चंदा साहब और मुजफ्फर जंग दोनों ने डुप्ले को काफी जमीनें उपहार में प्रदान कर दी। अब जब डुप्ले इस तरह से सफल हो गया हैदराबाद और कर्नाटक में, तो डुप्ले की सफलता से चिंतित होकर के अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली को सहायता प्रदान की और इस प्रकार दोनों पक्षों की तरफ से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। यह कर्नाटक का द्वितीय युद्ध था। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध अब शुरू हो गया। तो डुप्ले की तरफ मुजफ्फर जंग और चंदा साहब थे और अंग्रेजों की तरफ नासिर जंग और कर्नाटक के नवाब जो अनवरुद्दीन था उसका पुत्र मोहम्मद अली, ये दोनों अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाक्रम जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन पर एक नजर डालें। तो चंदा साहब जो कर्नाटक का नवाब बन चुका था, इसने तंजौर पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच तंजौर पर, चूंकि तंजौर का जो शासक था वह अंग्रेजों के संरक्षण में था, तो चंदा साहब ने तंजौर पर आक्रमण कर दिया।
इसी बीच अंग्रेजों के सहयोग से मोहम्मद अली एवं नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अतः चांदा साहब तंजौर से वापस लौट आया और जिंजी नदी के तट पर दोनों के मध्य संघर्ष में फ्रांसीसी और चांदा साहब दोनों परास्त हो गए। चांदा साहब उसके बाद पांडिचेरी भाग गया और मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। इसी प्रकार हैदराबाद पर आक्रमण हुआ और डुप्ले के सहयोग के बावजूद मुजफ्फर जंग जो है वह परास्त हो गया और इसे कैद कर नासिर जंग निजाम बन गया। तो परिस्थितियां पुनः पलट गईं। आगे बढ़ते हैं। बाद में डुप्ले ने पुनः हैदराबाद पर आक्रमण किया। इसी बीच नासिर जंग के विरोधियों ने नासिर जंग की हत्या कर दी। तब डुप्ले ने पुनः मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बना दिया। मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग का सूबेदार बना दिया। कर्नाटक का जो नवाब था मोहम्मद अली, अब जब डुप्ले सफल हुआ हैदराबाद में, तो कर्नाटक का जो नवाब था मोहम्मद अली अनौरुद्दीन का पुत्र, यह भयभीत होकर के डुप्ले से समझौता कर लिया और कर्नाटक पर चांदा साहब की दावेदारी स्वीकार कर लिया और त्रिचनापल्ली भाग गया। तो एक बार पुनः परिस्थिति डुप्ले फ्रांसीसियों के पक्ष में हो गया। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की सुरक्षा के लिए डुप्ले ने बुशी को सेना के साथ हैदराबाद में तैनात कर दिया। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो अब परिस्थिति यह हो गई कि हैदराबाद में निजाम फिर से मुजफ्फर जंग बन गया और कर्नाटक का नवाब चांदा साहब बन गए। मुजफ्फर जंग की जब मृत्यु हुई तो जनवरी 1751 में बुशी ने सलावत जंग को निजाम बना दिया हैदराबाद का। आगे बढ़ें। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली चला गया था, तो त्रिचनापल्ली में यह अंग्रेजों के साथ मिलकर के षड्यंत्र रच रहा था। तब डुप्ले ने त्रिचनापल्ली पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले कि त्रिचनापल्ली पर फ्रांसीसी प्रभुत्व स्थापित हो जाता, अंग्रेजों का दक्षिण भारत से सफाया हो जाता, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण कर दिया और अर्काट पर अधिकार कर लिया। तब डुप्ले त्रिचनापल्ली से अपना घेरा हटाने के लिए बाध्य हुआ और अंततः नवाब चांदा साहब जो था वह तंजौर भाग गया, जहां उसकी हत्या हो गई। और इस प्रकार ये चांदा साहब जो डुप्ले का एक सहयोगी था, उसका अंत हो गया। 1753 तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष चलता रहा, लेकिन कोई नतीजा निकलता नहीं देख डुप्ले संधि के हेतु बाध्य हो गया। बाद में डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया और गोदेहू को समझौता करने के निर्देश के साथ फ्रांसीसी सरकार ने भारत भेजा। आगे बढ़ें। अब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी की संधि हुई दिसंबर 1754 ईस्वी में। तो यह पांडिचेरी की संधि थी और इस पांडिचेरी की संधि के साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया। जो संधि की शर्तें थी, इसके अनुसार फ्रांसीसियों ने सेंट जॉर्ज, सेंट डेविस और तंजौर के देवी कोटाई पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया। फ्रांसीसियों का मछलीपट्टनम से भी अधिकार समाप्त हो गया। मुगल शासकों तथा अन्य भारतीय राजाओं, नवाबों से मिले पद और अधिकार पर से भी फ्रांसीसियों ने अपना दावा समाप्त कर दिया और भारतीय राजनीति में हिस्सा नहीं लेने का आश्वासन फ्रांसीसियों को देना पड़ा। तो इस तरह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। इस प्रकार द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और दक्षिण भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को माना जा सकता है। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध के परिणामों की अगर बात की जाए
तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को जो आघात लगा था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में उनकी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो गई। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की स्थिति पुनः सुदृढ़ हो गई। दूसरी तरफ फ्रांसीसियों के दक्षिण में बढ़ते प्रभाव पर रोक लग गया। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का ये कुछ महत्वपूर्ण परिणाम थे। फिर भी फ्रांसीसियों के पक्ष में दो बातें थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद भी। पहला कि दक्षिण भारत में जो प्रदेश फ्रांसीसी प्रभुत्व में थे उनकी आय 8 लाख रुपए थी, जबकि अंग्रेजों के नियंत्रण में जो क्षेत्र थे उनकी आय 1 लाख रुपए थी। दूसरा कि हैदराबाद में अभी भी बुशी के रहने से हैदराबाद पर फ्रांसीसियों का प्रभुत्व बरकरार था। तो ये दो बातें जो थी वो फ्रांसीसियों के पक्ष में थी। आगे बढ़ें। अब हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य लड़ा गया उस पर विचार करेंगे। तो इसकी पृष्ठभूमि को अगर देखें तो यूरोप में 1756 में ब्रिटेन और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया और विश्व में जहां कहीं भी इनके उपनिवेश स्थापित थे वहां दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो गए। 9 फरवरी 1957 को अलीनगर की संधि हुई, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में कर लिया है। तो अलीनगर की संधि के उपरांत अंग्रेजों ने चंद्रनगर की फ्रांसीसी बस्ती और तदनंतर बालासोर, कासिम बाजार, पटना आदि की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध में विजय के बाद संसाधनों की दृष्टि से अंग्रेजों की स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई। अर्थात बंगाल विजय के बाद, प्लासी युद्ध के विजय के बाद बंगाल के राजस्व पर नियंत्रण होने के कारण आर्थिक दृष्टि से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ फ्रांसीसियों ने कर्नाटक पर आक्रमण कर इसके अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय अप्रैल 1758 में काउंट द लाली फ्रांसीसी गवर्नर बनकर के भारत आया। इसने सर्वप्रथम सेंट डेविड के किले पर जो व्यापारिक कोठी थी उस पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। फिर धन की कमी को पूरा करने के लिए तंजौर के किले पर इसने आक्रमण किया, लेकिन इसमें यह सफल नहीं हुआ। दिसंबर 1758 में मद्रास पर आक्रमण किया और सहायता हेतु हैदराबाद से बुशी को बुला लिया। जो बुशी हैदराबाद में निजाम की सुरक्षा के लिए था उसको बुला लिया, लेकिन काउंट द लाली और बुशी में मतभेद उभर आए और तालमेल के अभाव के कारण मद्रास से उन्हें घेरा उठाना पड़ा। तो हम ये देखते हैं कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में लगातार फ्रांसीसियों की अब पराजय होते जा रही थी, इन्हें सफलता मिल नहीं रही थी। बुशी के हैदराबाद से हटते ही क्लाइव ने बंगाल से सेना भेज करके मछलीपट्टनम पर अधिकार कर लिया और डरकर निजाम जो था सलावत जंग, जिसे बुशी ने निजाम बनाया था, उसने अब अंग्रेजों से संधि कर ली। इस प्रकार हैदराबाद फ्रांस के कब्जे से बाहर निकल गया। इसके बाद छोटे छोटे संघर्ष चलते रहे जिनमें फ्रांसीसियों की पराजय होती रही। अंत में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया मद्रास में 22 जनवरी 1960 को। वांडीवास का युद्ध वस्तुतः तृतीय कर्नाटक युद्ध की निरंतरता में ही लड़ा गया निर्णायक युद्ध था। इसमें अंग्रेजी सेनापति सर आयरकूट ने फ्रांसीसी सेनापति काउंट द लाली को बुरी तरह से पराजित किया और भारत से फ्रांसीसी चुनौती सदा के लिए समाप्त हो गई। तो वांडीवास तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत वांडीवास के युद्ध से हुआ और भारतवर्ष से फ्रांसीसी चुनौती सदा के लिए समाप्त हो गई। पेरिस की संधि महत्वपूर्ण है। 10 फरवरी 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई। तो पेरिस की संधि से ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य लड़े गए सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई
और इस प्रकार भारत में भी आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की समाप्ति हो गई पेरिस की संधि से। पेरिस शांति संधि के अंतर्गत पांडिचेरी और चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को प्रदान कर दी गई। इनकी सैनिक क्षमता सीमित कर दी गई। इस प्रकार भारत में फ्रांसीसियों के साम्राज्य विस्तार का सपना जो था वह टूट गया। सलावत जंग को हैदराबाद का निजाम और मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया अंग्रेजों ने। अब हम लोग जो मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से या फिर विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जैसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के कारण, इनके परिणाम, फ्रांसीसियों के हार के कारण, उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के कारण तो फ्रांसीसी व्यापारी भी अन्य यूरोपीय देशों के व्यापारियों के समान व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे। फ्रांसीसी भी भारत के लाभदायक व्यापार पर अधिकार कर अपना लाभांश बढ़ाना चाहते थे। 18वीं सदी तक पुर्तगालियों एवं डचों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और अंग्रेज व्यापारियों, जिन्होंने अब तक भारत में अपना काफी अधिक विस्तार कर लिया था, उनका फ्रांसीसियों से संघर्ष होना स्वाभाविक था। इस प्रकार भारत के समृद्ध व्यापार पर अधिकार करना आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का सर्वप्रमुख कारण था। इस क्रम में तात्कालीन तौर पर कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने योगदान दिया, जिसे हम देखते हैं। तो तात्कालीन कारण में पहला, यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के संबंध। जब जब यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के संबंध खराब हुए, विश्व के समस्त क्षेत्रों जहां जहां फ्रांस और ब्रिटेन के उपनिवेश थे, वहां उनके बीच संघर्ष प्रारंभ हो गए। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि 1740 में जैसे ही ऑस्ट्रिया की महारानी मेरिया थेरेसा के उत्तराधिकार को लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य यूरोप में युद्ध शुरू हुआ, भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो गई। इसी प्रकार 1756 में ब्रिटेन और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध के आरंभ होते ही भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो गई। तो यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के संबंध भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्षों के एक प्रमुख कारक के रूप में थे। दूसरा, डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पहले की कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में डुप्ले को काफी सफलता प्राप्त हुई थी। इस युद्ध से यह भी स्पष्ट हो गया था कि यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित थोड़े से सैनिक हजारों भारतीय सैनिकों से श्रेष्ठ हैं और छोटे छोटे दक्षिणी राज्य अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसी गवर्नरों से उनकी सहायता प्राप्त करने को उद्यत हो गए तथा इसके बदले उन्हें अधिक से अधिक रकम और सहूलियतें देने के लिए तैयार हो गए। इससे उत्साहित होकर के डुप्ले दक्षिण भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने और फ्रांसीसी क्षेत्र का विस्तार करते हुए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का स्वप्न देखने लगा, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण बना। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर लिया है। तीसरा, दक्षिण भारत की राजनीतिक परिस्थितियां। तो दक्षिण भारत की राजनीतिक गतिविधियों के दो मुख्य केंद्र थे, जैसा कि हम लोगों ने देखा, हैदराबाद और कर्नाटक। इसके अतिरिक्त तंजौर, तिरुचिरापल्ली जैसे छोटे छोटे राज्य भी थे। उत्तराधिकार के संघर्षों के कारण अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इन राज्यों में षड्यंत्र और राजनीतिक गुटबंदियों का दौर शुरू हो गया। आसफ जाह जो निजाम था हैदराबाद का, इसके मृत्यु के बाद हैदराबाद के निजाम पद के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसी प्रकार कर्नाटक के नवाब पद के लिए अनवरुद्दीन और चांदा साहब लड़ने लगे। तंजौर राज्य में भी शाहजी और प्रतापजी सिंह के बीच राजपद के लिए विवाद था। तो अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित होकर इन राज्यों ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से सहायता की मांग की और अपने अपने हितों को साधने के लिए उन्होंने दक्षिण की राजनीति में हस्तक्षेप किया और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में
संघर्ष प्रारंभ हो गए। तो यह तीसरा प्रमुख कारक था। आगे बढ़ें। अब फ्रांसीसियों के पराजय के कारण क्या थे दोस्तों? तो सबसे पहले जो हम कारण था, तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों की प्रकृति, नेचर देखिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी संयुक्त पूंजी वाली व्यापारिक कंपनी थी, जबकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी सरकार का एक व्यापारिक उपक्रम था, जिसमें राजा एवं मंत्रियों की पूंजी लगी हुई थी और इसमें सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा था और इसका लाभांश राज्य को जाता था, फ्रांसीसी सरकार को जाता था। अतः फ्रांसीसी सरकार के अधिकारियों की व्यापारिक उन्नति में तुलनात्मक रूप में रुचि कम थी। ऐसा विशेष रूप से इसलिए भी था क्योंकि उनका तबादला जल्दी जल्दी होता रहता था। इसके विपरीत ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी व्यापारिक उन्नति में अधिक दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि यह एक निजी व्यापारिक कंपनी थी। दूसरा, फ्रांस का भारत में कम दिलचस्पी। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि फ्रांसीसी दिलचस्पी जो थी यूरोप में अपनी प्राकृतिक सीमा प्राप्त करने और अमेरिका में अपने उपनिवेश के विस्तार के प्रति अधिक थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वह भारत की ओर उसका ध्यान बहुत कम था। तीसरा, ब्रिटिश सेना की नौसैनिक श्रेष्ठ था। फ्रांस की तुलना में ब्रिटिश नौसेना काफी श्रेष्ठ थी, जिसका मुकाबला फ्रांसीसी नौसेना नहीं कर पाई। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर चुकी थी ब्रिटिश नौसेना। भारत में जब ब्रिटिश नौसेना सक्रिय हुई तब ला वार्डिनो को मद्रास छोड़ना पड़ा और DAK जो फ्रांसीसी एक सेनापति था वह 2 बार परास्त हुआ अंग्रेजों से। तो ब्रिटिश नौसेना की श्रेष्ठता, यह तीसरा महत्वपूर्ण कारण था फ्रांसीसियों के पराजय का। चौथा, अंग्रेजों की आर्थिक संपन्नता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ से ही अधिकाधिक धन कमाने की नीति अपनाई थी। विशेषकर प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक दृष्टि से काफी संपन्न हो गई थी। दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी के पास धन का अभाव था। कई अवसरों पर कंपनी अपने सैनिकों को वेतन प्रदान करने में भी असमर्थ हो गई थी। तो अंग्रेजों की आर्थिक संपन्नता फ्रांसीसियों का हार का एक महत्वपूर्ण कारण था। पांचवा, कि फ्रांसीसी सेना नायकों में समन्वय का अभाव था आपस में। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय डुप्ले और ला बोर्डने के बीच मद्रास के घेरे को लेकर के मतभेद सामने आ गया, जैसा कि हम लोगों ने देखा। ला बोर्डने अंग्रेजों से संधि करके पैसा लेकर के मॉरिशस चला गया। इसी प्रकार तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय काउंट दलाली और बुशी के बीच भी काफी मतभेद थे। तो फ्रांसीसी सेना नायकों में आपस में समन्वय का भी अभाव था। अब हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के परिणामों पर चर्चा करें तो इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर लिया है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने स्वयं को भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। इन संघर्षों के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित थोड़े से सैनिक हजारों भारतीय सैनिकों से श्रेष्ठ हैं। दक्षिण भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसी गवर्नरों से उनकी सहायता प्राप्त करने को उद्धत हो गए तथा इसके बदले उन्हें अधिक से अधिक रकम और सहूलियतें देने के लिए तैयार हो गए, जो उनके भारतवर्ष में प्रसार का अवसर प्रदान किया। चौथा, कि भारत में नौसैनिक शक्ति का भी महत्व स्थापित हुआ। तो ये आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है और यह विषय आप समझ गए हैं तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।